कश्मीर पंडितों के दर्द, उनकी तकलीफ, उनके पलायन को 3 दशक हो चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए ये दर्द देखकर कश्मीरी पंडितों के वो जख्म एक बार फिर से ताजा हो गए। हमारे सहयोगी मोहित ओम ने ऐसे ही विस्थापित कश्मीरी पंडितों से उस दौर को लेकर चर्चा की, जानने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। हम इतने साल तक कहते रहे हैं सारी स्टोरी। हम 32 साल में गला फाड़ फाड़ के लोगों को बोलते थे कि हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से हमको वहाँ पर निकाला गया, और वो लोग एक झूठ के सहारा लेके हमको ये बोलते थे ये खुद ही निकल गए, यहाँ पर कोई कुछ नहीं उनको बोलता नहीं था, डर गए, भगोड़े हैं, या गवर्नर ने उनको कुछ वहाँ पर प्रोत्साहन दिया, कुछ रिलीफ दे दिया तो निकल गए वहाँ पर। तो इस झूठ का जो उन्होंने पुनौदा था वो डिस्ट्रॉय हो गया इस चीज़ से, और सच सामने आ गया इस चीज़ का। दूसरी बात यह है कि जब वहाँ का शासक जो था वो हिंदू विरोधी था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हिंदू विरोध। जिस देश का मंत्री, जिस देश का शासन, जिस देश की गवर्नमेंट किसी समुदाय के विरोधी होगी तो उस देश का, उस जनता का हाल वही होगा जो हमारा हुआ वहाँ पर। तो तब कश्मीर का जो गवर्नमेंट थी वो टोटली हिंदू विरोधी थी, और पुलिस भी थी, आर्मी भी थी, कानून भी था, कोर्ट भी थे, हर एक सुविधा वो थी, मीडिया भी था, लेकिन ये इन सब को कंट्रोल करने वाला जो था वो हिंदू विरोधी था। इसलिए ये हमारा सच आज तक बाहर नहीं आया। वो स्टेट की बात ले लो, आप कश्मीरी जैन के स्टेट की बात ले लो, या सेंटर की बात ले लो जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी सेंटर में, या उसके बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिनका एक दोस्ती का रिश्ता, जब उनसे बोलते थे कि वहाँ पर ये हो रहा था तो ये अपनी दोस्ती निभा रहे थे। 47 से लेके आज तक कश्मीरी हिंदुओं के साथ रेगुलरली ये अत्याचार होता रहा वहाँ पर। और जो 47 में के बाद वहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, उसकी दोस्ती अपने जवाहरलाल से बिल्कुल इसी तरह चल रही थी जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की दोस्ती चल रही थी। तो दोस्ती के नाम पर उन्होंने स्टेट में कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया जिससे हिंदू समाज को वहाँ पर बचाया जाता या हिंदू समाज वहाँ पर बच जाता। जितने भी वहाँ पर मकान जलाए गए हैं, जितने भी लोगों को वहाँ पर पलायन हुआ है, और जितने स्त्रियों का वहाँ पर चीरहरण हुआ है, स्त्रियों का वहाँ पर दुर्व्यवहार, वहाँ पर उनके साथ रेप हुए हैं, किलिंग्स हुए हैं हिंदुओं के साथ में, और ये सब इनके दोषी वो लोग हैं जो लोग तब शासन करते थे, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी के मुस्लिम लोग थे, जो वो सड़कों पर मस्जिदों में नाराबाजी करते थे हिंदुओं के खिलाफ। 24 घंटे दिन रात वो सड़कों पर थे और हिंदुओं के खिलाफ नाराबाजी करते थे और हिंदू को डराते थे, भगाते थे, मारते थे। ये सारा जो खेल था ये सिर्फ टेररिस्टों का खेल नहीं है, ये उन लोगों का खेल है जो वहाँ पर रहने वाले थे, जो बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन देके, उनको अपने घरों में रह के, मिलिटेंट को अपने घरों में रह के ये उनको हमारे खिलाफ यूज़ करते थे। इसमें हर एक कश्मीरी मुस्लिम उतना ही दोषी है जितना दोषी वो टेररिस्ट है। वो मुस्लिम जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया, वो मुस्लिम जिन्होंने उनको हिंदू की निशानदेही की, वो मुस्लिम जो मस्जिदों से हिंदू विरोधी नारे लगाता था, वो मुस्लिम जो सड़कों पर हिंदू विरोधी जुलूस निकालता था, वो सब इसमें शामिल हैं। तो इसमें हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे शासन को दोष है इसमें। ठीक है, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सुभाष प्रेमी है। हाँ सुभाष जी, कश्मीर प्लान को लेकर कई और पिक्चरें पहले बनी हैं, ये पिक्चर उन पिक्चरों से कितनी अलग है? कश्मीर प्लान कश्मीर के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, जैसे आपने सही कहा, इससे पहले कई बार फिल्में बनी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कश्मीर का जो है एक मुद्दा प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। कहानी के अंदर उन फिल्मों में रियलिटी कहीं नहीं दिखाई गई, उनको रोमांटिसाइज किया गया, और बल्कि रोमांटिसाइज करना तो दूर की बात, बहुत सी जगहों पे तो उनमें जो टेररिस्ट थे या जो मिलिटेंट थे, जिन्होंने इस तरह के जुल्म किए, उनको ग्लैमराइज किया गया, उनको बहुत अच्छा दिखाया गया कि उन पर ही जुल्म हुआ है। ये दिखाया गया कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है इसलिए वो मिलिटेंट्स बन गए। जबकि आप जहाँ तक हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात है, बहुत शांतिप्रिय कम्युनिटी है। वो किस पर जुल्म करती, उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ, उसके बाद भी उन्होंने ना हथियार उठाए, ना कहीं विरोध किया, भाग आए या मर गए या जैसे भी हुआ। जैसे कि पिक्चर में रली गली और चली वाली बात बार बार दोहराई जा रही थी, तो यही हुआ हमारे साथ। हम उनमें अमलगमेट या उनमें घुल मिल तो नहीं पाए, भाग आए।
जो नहीं भाग पाए वो मर खप गए, किसी को इसी तरीके से रेप हुआ या जो भी हुआ। तो पहली बार किसी ने हिम्मत की कि वाकई जो घटनाएं वहाँ पे हुई हैं पहले उस पर रिसर्च करूँ, रिसर्च करके उसको एक पूरी पिक्चर के ताने बाने में फिट करूं। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई है, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये भी मतलब उस पूरे वाक़ये का, उस पूरे एनवायरनमेंट का एक बहुत सा छोटा कण है, इससे बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर भी मैं दाद देना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी टीम को कि इतनी सशक्त तौर से उन्होंने इस सच्चाई को सबके सामने लाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी ये पिक्चर लोग देखते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित समुदाय के नहीं हैं, दूसरे समुदायों के भी हैं, लेकिन इसको देखकर उनको एक बार समझ में आता है और रो पड़ते हैं कि अब हमको समझ में आ रहा है कि 30 साल पहले हुआ क्या था, 32 साल पहले हुआ क्या था। हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो बड़ी ग्लैमराइज्ड पिक्चर दिखाई जा रही थी। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े गैंग, यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको ग्लैमराइज किया जा रहा था। ये सिचुएशन थी हमारे देश में। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो भी सच्चाई थी उसको एक बहुत अच्छे तरीके से ताना बाना बुन के ये फिल्म का निर्माण किया है। बहुत बधाई के पात्र हैं वे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार भट्ट है। मैं भट्ट साहब, उस वक्त का क्या मंजर था, अगर आप हमें शॉर्ट्स में बता सकें? जैसे इन्होंने काशी जी ने, सुभाष जी ने आपको बताया कि इन्होंने तो हालात जो बताए थे उस टाइम, इनफैक्ट ये आप कहाँ थे उस वक्त और किन परिस्थितियों में वहाँ से निकले थे, ये बताइए। प्रॉपर श्रीनगर में था, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ, श्रीनगर में था। और ये हालात जो 14 सितंबर से शुरू हो गए, इनफैक्ट उससे पहले भी हालात थोड़े ऐसे थे, लेकिन हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब 14 सितंबर को हमारा बहुत ही पॉपुलर लीडर वहाँ पर था जो सारे कम्युनिटियों का बड़ा ख्याल करता है, उसका नाम था टिकलाल टेबलो, उनको दिन दहाड़े उनके घर के सामने हत्या की गई। तो वहाँ माहौल चेंज हो गया 14 सितंबर से। तो हम बिल्कुल श्रीनगर में थे, लेकिन क्या है कि जो अलार्म बेल बजी जब 19 जनवरी को, ये तैयारियां सारी चल रही थी, तो 19 जनवरी को अचानक शाम के 9 बजे मस्जिदों से आवाज़ें ये आ गई और बड़े खतरनाक उन्होंने नारे लगाए। लोग सारे सड़कों पे आ गए। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी जिनके साथ हम काम करते हैं, वो सब सड़कों पे हैं। क्या हुआ भाई? वो नारा लगा रहे हैं कि हमें आज़ादी लेनी है, हमें आज़ादी लेनी है पंडितों के बगैर, पंडित मीन्स मैन एंड पंडितानों के यहीं रखना है। तो ये जो सिचुएशन थी अजीब थी। तो उस टाइम की जो वो रात थी, वो रात हमारी, मतलब हमने सुना था कभी पहले पिछले ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन मैं उस टाइम पे 28-29 साल का था और अपनी आंखों से देखा। हमारे घर में भी जो लेडीज़ थी उनको एक कमरे में बंद किया गया पूरे मोहल्ले में। ये मैं इस सेंचुरी की बात आपको कर रहा हूँ कि क्या हुआ था 19 जनवरी की रात को, और अर्ली मॉर्निंग फिर कैसे वो निकले, एयरपोर्ट गए, वो गए, ये हालात थे। और अगर हम उस टाइम पे जब हमने पड़ोसियों से बात की ये क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि ये जी आज़ादी बस मिलने वाली है, वो सब सपोर्ट वपोर्ट है, हम इसके बारे में आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा हम क्यों टारगेट हैं, हम तो कोई आपको दुश्मन तो नहीं है ऐसे है। तो जब ये मंजर हो रहा था तो पुलिस प्रशासन, कश्मीर में सेना होती है, अर्धसैनिक बल होते हैं, उनका क्या सपोर्ट था? आपने बहुत क्या कहेंगे, अभी बहुत आश्चर्य होगा आपको। मैं जिस जगह पे रहता है उसको बरजुला बोलते थे। मेरे घर से जस्ट 10 कदम बाहर एक DIG BSF का था, मतलब उनका एक ऑफिस था, प्राइवेट मकान में था, उसमें 35 BSF वाले थे। बट पुलिस वाला कोई नहीं सड़क पे था। लेकिन जब ये हालात हो गए, क्योंकि हमें रखे ना, कैन यू बिलीव, मतलब वी वेंट टू दैट DIG एंड हम चुपके से गए। हमने बोला कि कुछ प्रोटेक्शन दे दो। उसने कहा कि मैं अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, आई डोंट हैव द ऑर्डर्स। दैट वाज द सीन, देयर वाज नो सिक्योरिटी, देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग दिस, ये हालत थी। और सारे लोग आप सड़क पे देखेंगे, सारी सड़कें भरी हुई थी, अपने जो मोहम्मडन्स थे, मुसलमान थे। तो पॉइंट ये है कि ये हालात थे। तो उस टाइम के बाद ये देखा गया कि जिसको जो अर्लीस्ट मौका मिला वो भागने की कोशिश किया, जिसकी जो हालत थी। हालांकि मैं अपनी सिस्टर को लेके हम भेज दे, लेकिन हम कुछ महीना, 1-1.5 महीना सोचा कि ऐसे 2 दिन 4 दिन में ठीक होने वाला तो हो जाएगा, नहीं हुआ। बट पॉइंट ये है कि जो फिल्म, जो मूवी विवेक जी ने बनाई है, आज तक ये नैरेटिव किसी ने सामने पेश नहीं किया। हमें पिछले 30-32 साल में यहाँ पे
भारत की जनता में ये सुनना पड़ा, अपने भाइयों से ये सुनना पड़ा कि आप डरपोक निकल के वहाँ से भाग गए। लेकिन मेरी बात पे कोई ये विश्वास नहीं करता था कि मैं उस सिचुएशन पे इसको कैसे फेस कर सकता। मैं नहीं, मेरे जैसे और भाई कैसे कर सकते थे। ये जो हालात थी, ये विवेक जी ने की। उसने क्या दिखाया मैं आपको बताऊं, उसने 3 या 4 इंसिडेंट दिखाए। मैं आपको उंगलियों पे, मेरे साथ क्या हुआ, उंगलियों पे 400 इंसिडेंट ऐसे बना सकता हूं। अगर मूवी बनाने लगे तो ऐसी 3-3 घंटियां क्या 100 मिलियन मूवियां बनेगी। और एक से बढ़कर एक जो इसमें एपिसोड है, एक से बढ़कर एक जो इंसिडेंट बताया है, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि 100% ट्रू है। वो चीज़ें हैं, उसने कोशिश की है। एक सारे कश्मीरी पंडितों को एक फैमिली में फिट किया है, सारे टेररिस्टों को एक आदमी में फिट किया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को 4 बंदों में फिट करके आपको बताया कि ये चीज़ हुआ। 4 इंसिडेंट दिखाए उसने, ओनली 4, बट देयर आर 4000 इंसिडेंट्स विच आई कैन से यू बिकॉज आई वाज देयर टिल अप्रैल। तो ये सब चीज़ें ज़बानी पता है, ये चीज़ हमने फेस की है। सबसे बड़ी बात जो आज भी अगर आप कहोगे आगे 32 साल में हम ज़िंदगी में आगे चले हैं, क्योंकि लाइफ चलती है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये है कि उस टाइम पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, फेल। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी, डीसी ने नहीं सुनी, फोन रात भर चलते रहे, किसी ने नहीं सुना। और सबसे बड़ी जो द गवर्नमेंट विच वाज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एट सेंटर, जिसकी भी थी, कोई भी हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं था। एंड अगर आपसे कोई ये कहता था कि हमें पता नहीं था, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द रिपोर्ट्स वर सेंट टू देम रेगुलरली, बट देयर वाज नो एक्शन। सबके पास रिपोर्ट्स थी, सबके पास रिपोर्ट्स थी। यकीन मानिए पर्दे पे जिस तरीके के लोगों के इमोशंस आ रहे हैं वो एक मूवी देखकर आ रहे हैं, लेकिन मैं इन असली विक्टिम्स की दास्तां सुन रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ, उस वक्त प्लान करने समय इनकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी। क्या मंजर आपको याद है? आप बच्चे थे, फैमिली किस तरीके से आपकी प्लान कर रही थी, आपको छुपा रहे होंगे, आपको बचा रहे होंगे, क्या याद है आपको? मैं तीसरी कक्षा में था उस टाइम पे, और बहुत सारे इंस्टेंसेस 89 और अर्ली 90 के मेरे को ध्यान में आते हैं। मैं स्कूल में हूँ, पथराव हो रहा है, मेरी मदर मेरे को लेने आती थी, ठीक है, वो कहीं फंस गई हैं और मैं पूरा दिन स्कूल में हूँ, मैं और मेरे साथ और भी कुछ बच्चे, ठीक है। हम निकलते हैं वहाँ से, हम देख रहे हैं कि एक तरफ गोलियाँ चल रही हैं, पथराव हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ब्रिज पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंजर हैं जो याद है हमें। मेरे को एक और चीज़ याद है, मैं अपने फादर के साथ से पे स्कूटर पे जा रहा था, और एक आदमी ने, क्योंकि वो जानता था कि हम पंडित हैं, उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और हमारे स्कूटर की तरफ फेंक दिया। बाल बचे, स्कूटर पे लगा नहीं वो। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं बार बार। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र रैना, मैं श्रीनगर प्रॉपर से हूँ। राणा जी, अब इस पूरी पिक्चर के बाद एक दोबारा से पॉलिटिकल माहौल बन गया है। आप खड़े हो जाइए, आप आगे आ जाइए हमारे साथ। हाँ, जिस तरीके से अब कांग्रेस ने एक ट्वीट कराया और आज बोला है कि उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, अटल और अडवाणी के सांसदों ने उनका समर्थन किया था, वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तो उस तरीके से पॉलिटिकल बयान सामने आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, असली दुश्मन कौन था उस वक्त? कौन आपका असली विरोधी था? जी, मैं पहले थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करूँगा। ये जो मूवी है, इसने एक पूरा कबाल को अपसेट कर दिया है, और जिसमें ऑब्वियसली कांग्रेस को होना ही है। नंबर 1 कि उस टाइम जो होम मिनिस्टर थे, जो सूत्रधार थे सारी कहानी के, जिन्होंने 1986 में साउथ कश्मीर में यह राइट स्टार्ट करवाया, दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इट ऑल। और उसके बाद वो कहीं और से चुन के मेंबर पार्लियामेंट बन के होम मिनिस्टर बने। सो ये करनी धरनी सारी मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी। और स्टेट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सब कुछ एब्डिकेट करके भागे वहाँ से विदाउट लीविंग द लास्ट हैंडिंग ओवर रिपोर्ट्स कि अब एक्शन किसकी होनी है। तो वहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं था क्या करना है। द पुलिस वर कॉम्प्लिसिट, और वहाँ की जो सारी ब्यूरोक्रेसी थी वो भी कॉम्प्लिसिट थी इसमें। 18 जनवरी 1990 को जगमोहन जी आए, और जगमोहन जी जब ज्वाइन किया उस टाइम नो बडी रिपोर्टेड टू हिम। वो 2 दिन तक बिल्कुल परेशान हो गए, और 19 जनवरी को देयर वाज नो कंट्रोल देयर, नो बडी। ओनली डीसी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू वाज द ओनली पर्सन जिन पर उनका कंट्रोल था, बिकॉज वो पहले भी काम कर चुके थे इनके साथ। सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ जम्मू की जो लोग यहाँ से जा रहे थे। एंड यू विल बी सरप्राइज कि टेंट्स नहीं थे वहाँ पे, और टेंट्स उन्होंने कुछ फ्लाई डाउन करवाया अपने फ्रेंड से, बिकॉज ही वॉज एन IAS ऑफिसर, और उन्होंने वहाँ पे मंगवाए। सो सेंटर में इट वॉज VP सिंह, बट प्राइमरली मुफ्ती मोहम्मद सईद, बिकॉज VP सिंह हैड अ वेरी रैगटैग गवर्नमेंट विद हिम. It was Mufti Muhammad Saeed at the center, and they abdicated Farooq Abdullah government because this should not be seen on 18 January. It started in 86, culminated in December with Mufti Muhammad Saeed's daughter का जो ड्रामा किया गया था. So that was the beginning. मतलब गैस लाइटिंग उस दिन हुई थी सारी चीज़ की.
और 19 जनवरी वॉज अ क्लाइमैक्स ऑफ इट ऑल. सो ये 19 जनवरी को देखने से जो कांग्रेस रैटल हो गई है, अगर ये मूवी में जो इन्होंने भी बताया कि ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर एनेक्डोट्स विच हैव बीन सोन टुगेदर, और असेंबली लाइन पे करके जो लास्ट के जो सोलिलोकी है 15 मिनट की जो उन्होंने दिखाया है जेएनयू में, दैट इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ इट ऑल, जिससे पूरा रैटल हो गया. इस मूवी से रैटल नहीं हुआ इकोसिस्टम, इट इज़ द लेफ्ट कबाल और ये जो लुटियंस मीडिया है और कांग्रेस, ये सारा रैटल हो गया उन 15 मिनट के थ्रू. सो दैट इज़ द होल बेसिस जिसकी वजह से ट्वीट आया है. आई हैव काउंटर ट्वीटेड मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स इंक्लूडिंग द वन फ्रॉम प्रियंका चतुर्वेदी, जिसमें वो क्रेडिट लेना चाहती है बाला साहब का. जो बाला साहब ने किया है दैट्स नो डिनाइंग, बट नॉट द करंट शिवसेना. सो इस वजह से इस कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा. तो ये अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर कर रहे हैं. एक महिला भी हमारे साथ आई हैं, इनसे भी बात करते हैं. मैम, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ दीप शालिनी. खड़े हो जाइएगा. हिंदी में. मैम, हिंदी. हाँ, आप उस वक्त कहाँ थे और जब पलायन की ये पूरा प्रोसेस चल रहा था या कहीं घटना हो रही थी, ये उस वक्त आप कहाँ थे और क्या मंजर याद है उस दौर का आपको? मैं दीप शालिनी. मैं उस समय स्कूल में थी और हम सिर्फ सुन रहे थे कि क्या क्या हो रहा है. जो हमने कल देखा है, पढ़ाई करते थे उस वक्त आप? हम पढ़ते थे और हमारे काफ़ी रिश्तेदार आ गए. आज बड़ी हैरानी की बात है, मेरी बेटी कहती है, उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं, जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, कि सिर्फ 216 लोग हमारे गए हैं. मतलब आज की जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते नॉलेज कितनी करप्ट हो चुकी है. मैंने कहा बेटा उनको बोलो 100 तो हमारी फैमिली में से ही निकले हैं. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? पीपल आर गोइंग बाय फिगर्स इन द विच इज़ डॉक्यूमेंटेड बाय द अर्लियर गवर्नमेंट. हम मतलब ये तो अब कॉन्कोटेड वर्जन है. और हम अगर बात करें, जब मैं एक स्टूडेंट थी, जब ये हो रहा था, वी वे हेल्पलेस. हमको तो जो झेल रहा था उसके मुंह से सुनने को मिल रहा था, ना कि हम उस न्यूज़ पे भरोसा कर सकते हैं जो कि फिल्टर होके आ रही थी हमारे पास. एंड दे रियली नीडेड हेल्प. माय फादर वाज वन ऑफ द दोज हु विजिटेड मिस्टर जगमोहन टू सेटल, व्हेन जब हम सब सेटल करने की कोशिश कर रहे थे. एंड इट वाज रियली, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, वो रियल पिक्चर दी है. बट आई एम सॉरी टू से कि जो प्रेजेंट जनरेशन को गुमराह किया जा रहा है कि वो वापस नहीं जाना चाहते या एक्सोडस कभी हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ जेनोसाइड, इट्स अ प्रॉपरली प्लान जेनोसाइड. जहाँ हमने, आपने मूवी में देखे होंगे लूप होल्स. The state was fixed with the center and our IAS officers were helpless. जानते वो गलत कर रहे हैं. ये वो एक्सपीरियंस है जो ये रियल विक्टिम अपना बता रहे हैं. और इनका कहना है कि 32 साल में ज़िंदगी तो आगे बढ़ी है, लेकिन ये लोग वहीं ठहरे हुए हैं क्योंकि जो मंजर है अभी भी इनकी आंखों के सामने टस का टस बना हुआ है. एक महिला और हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती कौल है. आपने भी उस वक्त वो मंजर देखा होगा, अब मूवी देख रहे हैं. कितना वापस उस वक्त जा पा रहे हैं उन यादों में, या उस बुरी यादों में कह दे तो? बहुत ज़्यादा. मैं सोच सकती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने कैसा फील किया होगा. मैं तो काफ़ी छोटी थी तब, मगर स्ट्रगल तो हमने भी झेला है. एजुकेशन में, हर चीज़ में वो पीछे तो रह ही जाता है. तो अगर इन सब की बातें सुने तो साफ है, ज़िंदगी तो आगे बढ़ी है लेकिन जीवन वहीं ठहर गया है. और जो वो रियल विक्टिम है जिनकी कहानी पर्दे पे दिखाई गई है, और तभी उस पर्दे पे इस कहानी को देखकर जो भी लोग देख रहे हैं उनके इमोशन हाई है. उनका कहना है कि इस वक्त की यूथ जनरेशन को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए. कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, फरीदाबाद.